हेलो माय स्टूडेंट, आज आप लोग का क्लास है फिजिक्स का और वेक्टर से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट देंगे जो जेई मेन के लिए अपीयर हो रहे हैं, जेई एडवांस के लिए अपीयर हो रहे हैं और 11-12 के लिए, फाउंडेशन के लिए, सब के लिए ये काम करेगा। तो क्या है देखिए, तो फिजिक्स और इसमें भी चल रहा है अभी मैकेनिक्स और उसके भी अंदर में काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन और इसमें भी वेक्टर अलजेब्रा, मतलब ये 2 in 1 है। ये मैथमेटिक्स का भी एग्ज़ाम बाकी है, सीबीएसई का 12 क्लास का, उनके लिए वेक्टर अलजेब्रा में भी काम कर जाएगा और फिजिक्स के काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन में भी काम करेगा और 11 के भी जो स्टूडेंट हैं उनके भी फिजिक्स में जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है वहाँ भी यूज़ हो जाएगा। इसी के हेल्प से सॉलिड ज्योमेट्री का भी क्वेश्चंस बनेगा और जान ही रहे फिजिक्स में 2 ही चीज़ है, एक है स्केलर्स, एक है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की कहानी में वेक्टर अलजेब्रा होता है और एक वेक्टर कैलकुलस होता है। तो वेक्टर कैलकुलस तो सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना चाहिए, वो भी हम पढ़ाएंगे। और उधर स्केलर में भी 2 कैटेगरी है, एक का नाम होगा स्केलर अलजेब्रा या खाली आप अलजेब्रा बोलिए या बोलिए अलजेब्रा इंक्लूडिंग, उसमें आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इधर में आ जाएगा, समझ लीजिए एक तरह से जिसको बोल सकते हैं कि स्केलर कैलकुलस। तो इसलिए स्केलर के भी 2 ऑप्शंस हो गए, या तो स्केलर कैलकुलस और नहीं तो स्केलर अलजेब्रा। जब स्केलर अलजेब्रा बोल रहे हैं तो उसमें और एक जोड़ दीजिए, वो है ट्रिगोनोमेट्री और 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3 चीज़ आ गया, स्केलर अलजेब्रा आ गया, अर्थात स्केलर अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा एक आ गया, ट्रिगोनोमेट्री भी आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गया, तीनों 11 का आ गया। और सॉलिड ज्योमेट्री और वेक्टर्स जो है वो उठाकर 12 में हो गया और वो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर मिला दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में सॉलिड ज्योमेट्री आ गया। वैसे सॉलिड ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कैसा आता है, तो सीधा उसमें रहता है, क्वेश्चंस रहेगा एनालिटिकल में 3 डायमेंशन में, आंसर रहेगा वेक्टर में, या ठीक उसका उल्टा, या दोनों आंसर्स क्वेश्चन वेक्टर में रहेगा या दोनों एनालिटिकल रहेगा। इसीलिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, तभी सॉलिड ज्योमेट्री पढ़िए। और एक स्केलर कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत जगह काम देगा। तो आज इसका पार्ट भी बता रहे हैं, एक पार्ट बताए थे जो 16 कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन में, इसके अंदर में है 16 कॉन्सेप्ट। 16 कॉन्सेप्ट किसमें? ए वाले टॉपिक्स में, काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशंस में 16 कॉन्सेप्ट। 16 कॉन्सेप्ट में अभी हम 6ठा नंबर बता रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ composition of 2 vectors। आज बताएंगे ये है पार्ट बी।
पार्ट ए में था ग्राफिकल मेथड और यहाँ पर है एनालिटिकल मेथड, मतलब एनालिसिस करके बता। तो कैसे होगा देखिए, एक मेथड है ट्रायंगल लॉ मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ मेथड। तो यहां पर अभी हम लोग चर्चा करें पहले ट्रायंगल लॉ मेथड से। एक था ग्राफिकल मेथड, ये इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, इसलिए ये कंप्लीट है और इसके पिछले और वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। दूसरा बता रहे अभी ट्रायंगल मेथड। नॉर्मल वाटर चाहिए। एक होता है पैरेललोग्राम मेथड। पहले देखा जाए इसमें क्या होगा। और ये मत सोचिएगा कि ये ग्राफिकल मेथड एनालिटिकल में आता है, ये सेपरेट है, इसलिए इसको यहां से काट करके हटाना ज्यादा अच्छा है। इसको इसकी एवं में लिख देते हैं ग्राफिकल मेथड। और एनालिटिकल में आ गया, इसीलिए एक मेथड इसका सेपरेट लिख दिए, एक और। तो ट्रायंगल मेथड में कैसे होगा, सपोज एक वेक्टर ए दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। जो चौथा कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, उसका यूज करेंगे। और पहले इस वेक्टर के बराबर में बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी वेक्टर्स जानते हैं कि इफ देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट they have the same magnitude and same direction, then both the vector is called equal vector. तो उसी कॉन्सेप्ट से कहीं भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया O और इस वेक्टर के बराबर में एक वेक्टर ड्रॉ कर दिए, ये वाला वेक्टर इसके इक्वल में है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में भी इक्वल है, खाली ये शिफ्ट है, शिफ्टिंग है। मतलब वेक्टर्स को एडिशन के समय में शिफ्ट करने का क्वालिटी होता है। एक होता है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, जैसे एक लाइन दिया होगा, अगर इसी लाइन पर ही किसी वेक्टर्स को आप इधर या इधर ले जा रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली समझा दे क्या होगा। मान लीजिए एक वेक्टर्स है इसी पर
ऐसा। तो इसी में आगे पीछे यहाँ से उठाई, यही है स्लाइडिंग का मतलब कि आप इसी सपोर्ट में, इसको बोल रहे हैं सपोर्ट, ये है सपोर्ट, इसी सपोर्ट पर इस वेक्टर को एज पर रिक्वायरमेंट या तो ऊपर ले गए या नीचे ले गए, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग की भी फैसिलिटी कंपोजिशन में होता है और शिफ्टिंग भी होता है, दोनों होता है कंपोजिशन में। लेकिन जहां पर मतलब रोटेशन इफेक्ट दिखाना है, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होता है, आर क्रॉस पी, तभी एंगुलर मोमेंटम होता है एक पार्टिकल का। ठीक है, अगर बहुत सा पार्टिकल्स है तो ये वाला आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। आई लिख देते हैं, स्मॉल एल आई लिख देते हैं, और यहीं पर सिग्मा लगा देंगे और यहां भी सिग्मा लगा देंगे। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स में कंसेप्ट काम करता है। और यही अगर रहेगा रिजिड बॉडी, यही आंसर में ये जो सिग्मा का साइन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आर पोजीशन वेक्टर है, लेकिन पी कैसा रहेगा, तो डिफरेंशियल पी, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एल, और ये इंटीग्रेट हो, ये ऐसा। और ऐसा का आंसर कैसा रहता है, तो मान लीजिए कि एक है मोमेंटम डायरेक्शन, ये जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि P बराबर mv और m हमेशा पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाई ए स्केलर से, वो पांचवा कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। और यहीं पर जब आपको ये वाला दिखना होगा तो मोमेंटम तो ये है, और मान लीजिए वाला कोई पॉइंट है जिसके अबाउट में हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से एक वेक्टर को ओरिजिनेट कीजिए और ये कहीं पर भी ले आइए, इस सपोर्ट पर। सपोर्ट क्या होता है, इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो जैसे ही अगर आप सोचिए तो इस सपोर्ट में ही इस वेक्टर्स को आगे पीछे अगर स्लाइड कीजिएगा तो स्लाइडिंग वेक्टर जैसा हो गया, और उस ये पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे, ये वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ए से बी जो गया यही एक आर वेक्टर से, और ये जो इधर जा रहा है ये लीनियर मोमेंटम हो गया एल। तो प्री जो क्रॉस का पहले आएगा
और ये पोस्ट आएगा तो हमेशा प्री में आएगा पोजीशन वेक्टर्स आर, और ये आएगा पी। और जब ये दोनों का बीच में एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा इस वेक्टर्स को ऐसा करना चाहिए कि वो हमेशा पूल में दिखना चाहिए, पुलिंग। पुलिंग कैसे होगा, इसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसी को उठा करके स्लाइड करके नीचे रख देंगे इस पॉइंट से, ऐसा आ गया। तो इस पॉइंट पर इसको स्लाइड कर देंगे और ए वाला भी वेक्टर्स को अगर इतना दूर है, ए इनिशियल पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, स्लाइड करते 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 यहाँ ला दिए तो उस डायग्राम में ये ऐसा दिखेगा। और ए वाला जो वेक्टर था इतना दूर, इसको भी स्लाइड करके यहाँ ला दिया, मैंने दोनों को इनिशियल बना दिया गया। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो जैसे ये दोनों ऐसे गया तो एक एंगल तो ऐसा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा एंगल है, ज्योमेट्रिकल एंगल, यही एंगल थीटा का काम करेगा। अब फिर इसी को जब सॉल्व करेंगे, आर पी दोनों का बीच का एंगल थीटा है, साइन थीटा, फिर एक यूनिट वेक्टर होगा जो आर से टर्न करना पड़ेगा पी में, तो आर तो इधर गया, आर इधर जा रहा, पी इधर जा रहा है, तो आर क्रॉस पी तो ऊपर आ रहा है, तो इस डायरेक्शंस में एक एन कैप लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the vectors r and containing the momentum p and following the right handed screw rule, so that is the your eta। तो यहीं पर sin थीटा, ये eta यूनिट वेक्टर्स। अब फिर जब इसका मॉड ले लेंगे तो यही एल वेक्टर्स मॉड r क्रॉस p मॉड, और यहाँ आर पी इसको लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा ईटा, और इसका मॉड लेंगे आर पी साइन थीटा। थीटा 0 से 180 के बीच में कुछ भी आएगा, और यहाँ भी क्या है, ये सारा पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, थीटा ज्योमेट्रिकल हमेशा 0 से 180 होता है, इसीलिए ये आंसर मॉड लेने पर ये 1 हो जाएगा, तो आर पी साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी, और नहीं तो लिख सकते हैं पी साइन थीटा इंटू आर। और यही वाला आंसर क्या होगा, जस्ट यहां से परपेंडिकुलर डालिए, तो अगर ये आर है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो आया आर साइन थीटा और ये जो पी आया मोमेंटम का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट ही शो करेगा एंगुलर मोमेंटम को, ये 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट तो बीच में आया, स्लाइडिंग वर्ड के चलते बने होता है। यही जब टॉर्क आएगा ना, तो टॉर्क में भी रहेगा आर क्रॉस एफ, ऐसा। तो जो आदमी ये कंसेप्ट समझ लेगा वो ये समझ लेगा। हमको पता है बच्चा लोग को प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चा लोग का दर्द दुख कोई नहीं समझना चाहता कि वो किस लेवल में है, समझेगा कि नहीं समझेगा, ठीक है। तो पहला लेवल ये होता है, दूसरा लेवल होता है ये वाला, तीसरा लेवल होता है ये वाला। हम तो इतना लगातार पढ़ा रहे बच्चों लोग को, जेई मेन, जेई एडवांस और स्कूलिंग और 9, 10 या उससे भी जूनियर 6 से 8, ये पता है कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं जेई एडवांस का, लेकिन इतना दूर वो माने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सारा कंसेप्ट लगा के सोच करके ये सब चीज तो सोचते ही नहीं, ये वाला भी नहीं सोचता, इवन ये वाला भी नहीं सोचता। इससे भी नीचे एक होता है जीरो, तो क्या होता है कि आर लिखेंगे और एक तो पी लिखेंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा, तब आर इंटू पी चलेगा। तो बहुत लो लेवल होगा। कितना बच्चा तो ऐसा है कि वो ए भी नहीं जानता है, और इससे आगे बढ़िएगा तो यही कॉन्सेप्ट पूरा तो हूबहू इसमें लग जाएगा।
टॉर्क के लिए, और टॉर्क के बाद आएगा ये टॉर्क और लीनियर मोमेंटम लिंक होगा। कैसे? तो dl dt इज इक्वल टू टाउ। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का लॉ 3 लॉ नहीं ना होता है, आदमी को शुरू से पढ़ाया जा रहा है गलत। न्यूटन का 3 लॉ है। अरे मोशन खुद ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ट्रांसलेशन के लिए 3 बार आएगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। रोटेशन के लिए भी आएगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो 6 लॉ है ना, कहाँ 3 लॉ? तो इसीलिए जो आंसर यहां दिख रहा है, तो ये सब क्वेश्चंस आना क्या चाहिए कि इस सिस्टम के लिए इसका प्रूफ दिखाइए, फिर इस सिस्टम के लिए प्रूफ दिखाइए, इस सिस्टम के लिए प्रूफ दिखाइए। मतलब प्रूफ दिस एक्सप्रेशन फॉर कंटिन्यूअस बॉडी रिजिड, प्रूफ दिस वन फॉर सिस्टम ऑफ एंड डिस्क्रीट पार्टिकल, प्रूफ द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मोमेंटम। और इसी तरह का रिलेशंस में अगर आप ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, तो उसमें एक आता है काइनेमेटिक्स, फिर आता है न्यूटन लॉ, फिर आता है वर्क ऑफ एनर्जी। और इसके आंसर यूरोडॉप में 58 क्वेश्चंस हैं, इसमें ओनली 59, इसमें है 82, जोड़ के 199 क्वेश्चन। नाम है मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल। आप इतने ही बना दीजिए ना, जे एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल यू कैन सॉल्व। और जब इसका रास्ता खुल जाएगा तो अपने आप न्यूटन लॉ का भी हो जाएगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या है? तो यहीं पर फॉर्मूला होता है फोर्स, यहां पर होता है dp dt। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है? काइनेमेटिक्स का कुछ रिलेशन दे देगा 2D के लिए या 3D के लिए या 1D के लिए। ज्यादातर देता है 2D में, क्योंकि 3D में देगा ही नहीं। काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन ही सीबीएसई में पढ़ना है, और आईसीएसई में भी सिलेबस का ही सिलेबस 11-12 के लिए कॉमन ही है। तो इसलिए हमेशा 2D पूछता है। पता लगे 3D क्यों नहीं पढ़ाई होता, जबकि इंजीनियरिंग में तो 3D भी आता है। उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या कारण है कि काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ, वर्क ऑफ एनर्जी 3D में नहीं पढ़ाया जाता। हमेशा पढ़ते हो काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, क्यों नहीं पढ़ते हो काइनेमेटिक्स इन 3 डायमेंशन? कुछ तो कारण होगा, पता लगाइए, फिर बात करेंगे इस पर। अब ये जो रिलेशन दिख रहा है एक ही तो है, यहां लीनियर मोमेंटम है, यहां एंगुलर मोमेंटम है। यहां पर फोर्स है जो ट्रांसलेशन मोशन देता है, न्यूटन सेकंड लॉ, स्पेशल केस में फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ, और ये देता है टॉर्क। और जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये दोनों फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0 एक साथ, तब उसको बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम। लेकिन कहीं कहीं खाली अगर ट्रांसलेशन मोशन है तब उस समय इसका जरूरत नहीं है, खाली ये रहेगा, बस फोर्स निकाल के काफी है। फोर्स 0 हो गया, ट्रांसलेशन मोशन। और खाली रोटेशन मोशन है, माने प्योर रोटेशन मोशन है, तब उस समय आएगा ऐसा टाइप का टाउ 0, ये रोटेशन में, ये ट्रांसलेशन में। और जहां दोनों साथ में होगा तो उस समय ऐसा सोचना है इक्विलिब्रियम के लिए। और जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो वेक्टर आईजे के फॉर्म में 3 इक्वेशन 6 इक्वेशन एनालिटिकल आएगा। पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और जो वेक्टर में स्ट्रॉन्ग है वेक्टर से बनाइए। और इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस समय सीधा समझिए कि ये शर्त नहीं होगा। तब क्या होगा कि दिस फोर्स इज नॉट 0, और जब फोर्स 0 होगा तो सोच सकते हैं मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्यों? कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है
p कांस्टेंट होता है उस समय फोर्स जीरो है। और उल्टा सोचिए, फोर्स जीरो है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम जीरो, या रिजिड बॉडी का ओवरऑल जो निकलेगा नेट मोमेंटम जीरो, और सिंगल पार्टिकल है तो मोमेंटम जीरो। तो इस मोमेंटम सॉरी जीरो नहीं मैंने कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक है। और इंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको दे देगा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको बोलेगा कि बताओ फोर्स और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल है, तो आप सोचिए आंसर निकालिए। तो कभी इसका मैं आंसर दूंगा। तो यूरोडॉप से बनाइए, ये यूरोडॉप का कॉन्सेप्ट है। हमेशा जब हाई लेवल में रहेगा ना तो छोटा लेवल बन जाएगा। जैसे हम लोग रहते हैं ये फिजिकली, जो फिजिकल वर्ल्ड है 3 डायमेंशन में, और कोई जो रहने वाला इंसान है अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 डायमेंशन वाला आदमी हम लोग को नहीं देख सकता, लेकिन हम लोग 3 डायमेंशन में तो 2 डायमेंशन आदमी को देख सकते हैं। कभी इस पर भी वीडियो बनाएंगे क्यों और कैसे। तो समझ लीजिए हायर डायमेंशन में जो हम लोग से महान महान शक्ति वाले लोग बैठे हुए हैं, 5th डायमेंशन में, 6th डायमेंशन में, 7th डायमेंशन में, 8th डायमेंशन में, 9th डायमेंशन में, तो वो हम लोग को देख रहे हैं सब एक्टिविटी, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे। हम लोग जो यहाँ पर वातावरण देख रहे हैं, हायर डायमेंशन में जाइएगा ना तो वहाँ भी इसी तरह का वातावरण होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन हम लोग के पास उतनी पावर नहीं है कि हम लोग उस जगह पहुँच सकें। लेकिन जिसके पास पावर है वो है मान लीजिए 9th डायमेंशन में, या 8th डायमेंशन में, या 7th डायमेंशन में, या 6th डायमेंशन में, या 5th डायमेंशन में, समझ रहे ना, वो आसानी से हम लोग के डायमेंशन में आ सकता है, समझ सकता है, लेकिन हम लोग मुश्किल है। तो ऐसा पढ़िए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मत बोलिए कि अरे हमको भगवान को नहीं मानते, भगवान सब नहीं होते हैं। अरे नहीं होते हैं तो ठीक है, मान लिया, चलो आपका बात को हम मान लिए कि भगवान नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं बोलते हो ना, तो क्यों बोलते हो? अरे भगवान को खुद पता है कि ये आदमी को मेरे पर भरोसा नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं है। तो वैसे ही न्यूटन का 3rd लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो भगवान को भी पता है कि आप मतलब भगवान को नहीं मान रहे। तो कहने का मतलब है कि जब आपका भगवान पर भरोसा नहीं है तो भगवान को भी, गॉड को भी, अल्लाह को भी, जीसस को भी, या गुरु नानक जी को भी मतलब भरोसा नहीं है बंदों पर। तो जब उनको भरोसा हो जाएगा ना तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, जेईई एडवांस क्वालिफाई और अच्छे रैंक से थोड़ा भरोसा रखो। अरे हवा में उड़ो मत। तो चलो ये तुम्हें एक तो थोड़ा एंगुलर मोमेंटम वाला इसलिए बताया कि एक वर्ड आया स्लाइडिंग। स्लाइडिंग की फैसिलिटी जब भी रोटेशन इफेक्ट निकालना हो, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वहां पर ये हमेशा ए वाला एक्सिस क्या होगा, इस पॉइंट को आप घसकाते जाइए तो घसकेगा तो क्या होगा, आर का डायरेक्शन, देखिए नया फिगर बनाते हैं, आर का डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया, थीटा भी बदल गया, लेकिन ईटा नहीं बदला। थीटा बदल गया, पी समझिए तो मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, आर बदल गया। तो यहाँ पर तो फार्मूला में आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में आर पी साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो आप थीटा बदल रहे हो तो ये बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट है एम भी, ए बदल रहा है, तो ये दोनों ऐसा बदलता है आर और थीटा कि वो मैनेज होकर के वो हमेशा सेम देता है। आर साइन थीटा इज कांस्टेंट, इसलिए एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता। तो जब कोई भी चीज को आप गहराई से, एक बार फिजिक्स में आज तक बाजार में कोई किताब ही नहीं है, कोई कितना भी बोल दे कि जिसको पढ़ करके आप फिजिक्स में विद्वान हो जाए, आपको अपने डेवलप करना पड़ता है। आज तक मैथ में कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ने से आदमी पूरा जान जाएगा। उसी तरह
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, कोई बुक नहीं है जो आपको पूरा जे एडवांस का सिलेबस को कंप्लीट करता हो। तो मेहनत तो करनी होगी, तब जाके वो प्रोफाइल आएगा। चलो हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं, जो भी हल्का फुल्का, हम भी कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है। हम तो अपने आप को सोचते हैं हमको कुछ नहीं आता है, हमको तो मतलब क्या कहा जाए, दोबारा तिबारा करोड़ों बार जन्म भी लेंगे ना, तब भी वो जितना मैटर है दुनिया में, यूनिवर्स में, नहीं सीख सकते। ठीक है, हम लोग तो खाली मतलब समझो कि थोड़ा बहुत जानकारी रखें। हाँ, बोलते बोलते हम बहुत जानते हैं, हो सकता है जानता होगा, हम नहीं जानते, मेरे को कुछ नहीं आता, जीरो। तो देखिए अब आगे, ये ऐसे ही एक बूस्ट एनर्जी के रूप में शिफ्टिंग वर्ड के लिए, कि जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, तो शिफ्टिंग के समय में मतलब ये पॉसिबल है कि स्लाइड करने के बाद उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो मतलब दिख रहा है कि आर के चेंज करने से, उसके चेंज करने से कांस्टेंट हो रहा है। और जैसे मतलब अगर इसका एडिशन करना हो तो आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन रोटेशन अगर कर रहे हैं तो भूल के भी शिफ्टिंग मत कीजिए। जहां शिफ्टिंग कीजिएगा तो टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम पहले जैसा नहीं रहेगा। कैसे, इसको पता लगाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। अब आइए, एक स्लाइडिंग वर्ड पर मैंने इतना कहा, कहने का मतलब कि आपको एक वर्ड मिल जाए और अच्छे लोग जो जानकार हैं, एनालाइज करने वाले, तो आपसे पूछेंगे कि तुम 1 घंटा सुनोगे बच्चों, या 1 दिन, या 1 महीना, या 1 साल, या 2 साल, या पूरा केजी क्लास से लेके +2 तक, या इंजीनियरिंग में घुस गए उस समय तक, तो चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसको इस वेक्टर्स के बराबर में एक वेक्टर्स यहां ड्रॉ कर दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, जितना ये लेंथ है उतनी ही लेंथ है, और डायरेक्शन भी वही है। और ये इक्वलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से मैंने लिया है कि इफ देयर बी 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, such that they have the same magnitude and the same directions, then the 2 vectors are called equal vectors। माने उसमें वेक्टर्स को आप स्लाइड कर सकते हो, उस वेक्टर को आप मतलब शिफ्ट कर सकते हो एडिशन के लिए, लेकिन रोटेशन इफेक्ट के लिए आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। तो यहां पर अब देखा जाए कि एक वेक्टर तो ड्रॉ हो गया इसके बराबर। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेक्टर्स क्यू के बराबर, तो यही वाला मेंटेन करेंगे और यहां पर दिखाएंगे वेक्टर क्यू, और ये पहले का तो वेक्टर क्यू, इसी का हेड पहला वेक्टर का, मान लिया दूसरा वेक्टर, और इसी का टेल मिला दिया गया। तो जो इसका हेड है वो यहां दिख रहा है और इसका टेल यहां दिख रहा है, इसी दोनों को मिलाया जाएगा और हेड से टेल किया जाएगा। अब खाली एंगल निकालना होगा, तो एंगल क्या होगा, ये दोनों को स्लाइड करके बनाइए को इनिशियल। कैसे बनता है को इनिशियल, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहां ले लिया और इसी वेक्टर्स के बराबर एक वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, और इसी वेक्टर्स के बराबर एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिए। ये वाला वेक्टर इसके बराबर है, ये वाला वेक्टर इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, ऐसा सोच।
तो यही वाला जो एंगल है ज्योमेट्रिकल एंगल, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, यही होता है थीटा। तो यहाँ भी फिगर में विजुलाइज कीजिए कि कौन है थीटा। तो कुछ लोग गेस करिए, फिर हम उसको बताते हैं कि क्या होगा। चलिए अब बता देते हैं। तो अपना मिला लो आंसर्स कि हाँ मेरा सही हुआ कि गलत हुआ। मैक्सिमम लोग का गलत हो गया, लेकिन हो सकता है उर्दू का सही भी हो। अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके पैरेललोग्राम बनाइए। 7-8 में बनाते थे, 9 में भी बनाया हो। तो इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी। जहां कट किया इसको पॉइंट ए मान रहा है, इसको पॉइंट बी मान रहा है। ओ ए वेक्टर्स पी के बराबर है, और ये जो वेक्टर्स है जिसको बोल सकते हैं वेक्टर्स क्यू, ओ बी के बराबर है। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो आंसर्स ये वाला दिखा रहा है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। एंगल देखना है, तो ये दोनों का एंगल को मान लिया थीटा की जगह अल्फा। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, और ज्योमेट्रिकली जब इसको एक्सटेंड करेंगे यही वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से अब ये वाला डायग्राम को इससे और इससे मिलाइए, तो कंफर्म है कि ये डायग्राम का जो ए वाला लाइन दिख रहा है, यही लाइन तो ए वाला दिख रहा है, और ए वाला लाइन तो ए वाला लाइन दिख रहा है। तो क्यों नहीं इसको एक्सटेंड कर दे। जैसे एक्सटेंड करेंगे तो ए वाला अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। जैसे ही अल्फा हो गया तो कंफर्म ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट कैसा होता है, देखिए ऐसा एक लाइन, और एक लाइन ऐसा रहता है, और एक ऐसा रहता है। तो एक कॉमन पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये एक आउटर है ओ ए, और एक आउटर ये भी है ओ बी, और एक इनर है ओ सी। तो ये इनर कॉमन है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, तो ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। तो नेचुरली ये एडजेसेंट एंगल का सम गारंटी नहीं है कि ये 180 हो भी सकता, नहीं हो सकता। कब होगा, मान लीजिए कि ओ ए और ओ बी को थोड़ा विजुलाइज कीजिए। कैसा, तो मान लीजिए हम ओ ए को फिक्स कर दिए और ये ओ बी को रोटेट करना चालू किए, और ये रोटेट करते करते ठीक ओ ए का एंटी पैरेलल में ला दे, ऐसा रोटेट कर दे। नया फिगर में दिखाते हैं, चाहे इसी बना देते हैं, देखिए ऐसा ऐसा बना दें। इसको ओ बी, ये जो वेक्टर भी बी है, रोटेट करते गए करते गए करते गए करते गए, तो क्या होगा, अल्फा तो उतना ही रहेगा। अब इसको बदल रहे हैं, तो बदलना कैसे होगा, यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे लाए, देखिए बीटा बढ़ गया, और थोड़ा इसको टर्न करते हैं और बीटा बढ़ गया, और टर्न करते हैं, यही ला दिए, इतना बड़ा बीटा हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा जो है 180 डिग्री यहाँ आ गया, यहाँ पर नहीं है लेकिन अब आ गया। तो अब ये जो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल हो गया। ये है मतलब हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट। जाइए हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री का पढ़िए, जो यूक्लिड का ओरिजिनल ज्योमेट्री जो है 13 खंड में लिखा गया है। हाँ, उसी में का मार्केट में मिलता है, कोई किताब रहता है 1 से लेकर 6 खंड का उसमें दिया हुआ है, तो उसमें 1 से 4 तक में 1 से लेकर 60 थ्योरम है, और आगे का जो थ्योरम है माने खंड 5 में 6 में मिलेगा 60 के बाद का थ्योरम, 60 नहीं 59 है। पुराने समय में हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में,
तो उस वक्त ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जाना जाता था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और 60 से एवं मान लीजिए 80 तक तो कराता था एडवांस मैथमेटिक्स। अब बीच में भी आया था एडवांस का कॉन्सेप्ट, वो सब आया होगा लगभग, हमको लगता है कि वही 83, 84 ये सब ईयर में आया होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस ईयर में। लेकिन हम लोग के बाद भी बीच में कभी, हम एक रफली बता रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ईयर हो, मान लीजिए 83, 84 या मान लिया 83, 84 नहीं होगा, 94, 95 ऐसे कुछ, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा, थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, बहुत पहले की बात है कि किस ईयर में एडवांस बताया, 93 में आया कि 92 में आया, रिसर्च करना होगा। लेकिन 83, 84 में आया था तो बीच में बंद हो गया था, फिर बीच में लाया, फिर हटा दिया। तो जो भी हो, आप समझिए ज्योमेट्री ही सबका मेन है, ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करिए। और यही है कि जहाँ भी एडजेसेंट एंगल है और ये लाइन, ए लाइन जो अपोजिट में है, उस समय 180 होता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर इसका कन्वर्स देखिएगा, अगर 180 हो गया तब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये अल्फा था तो इधर भी अल्फा है, तो यहाँ अल्फा है, तो इधर का जो आंसर होगा रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए, इसको लिखा जाए, मान लीजिए कि रेडियन में तो लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, अगर डिग्री में लिखेंगे तो 180 माइनस मतलब अल्फा लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ जो लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ए लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ए वाला वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ से आ रहा है, इसका डिटेल में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अभी ट्रायंगल खाली बता रहा है। तो इस समय ए वाला एंगल थीटा है, तो जब ये थीटा है और जब पैरेललोग्राम लॉ से प्रूफ पढ़िएगा तो इसका आंसर आएगा, वो खाली लिख देते हैं, r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा। मतलब r इज द फंक्शन ऑफ p, q एंड अल्फा, तीन का फंक्शन है ये r। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो r निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया ये। और इस r को ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। r क्या है? p प्लस q वेक्टर्स, इसका मान। और इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो कुछ नहीं है, यहाँ से ड्रॉप कीजिए परपेंडिकुलर, इसको m लिख दीजिए, और ज्योमेट्रिकली थोड़ा कोशिश कीजिए तो tan थीटा जो आएगा, ये थीटा आएगा q sin अल्फा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos अल्फा। और यही दो आंसर हम ट्रायंगल मेथड से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा आपको ये जो डायग्राम बन गया, तो यहाँ पर यही जो है, ये वाला रिजल्टेंट जो है ये दिख रहा है, और यही वाला वेक्टर्स p है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा हो गया। और ये पाई माइनस अल्फा है, नहीं तो 180 माइनस अल्फा है। और किसी भी ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अब इस एंगल को आराम से आप लिख सकते हैं, कितना आएगा, तो अल्फा यहाँ लिख दीजिए और माइनस थीटा लिख दीजिए। देखिए तीनों को ऐड कीजिए, अल्फा अल्फा कट जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, 180 आ गया। क्योंकि थ्योरम नंबर 16 माने थ्योरम नंबर 16 में हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री में दिया हुआ है कि ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम प्लेन ज्योमेट्री के लिए हमेशा 180 डिग्री होता है। 16 नंबर थ्योरम है, प्रूव कीजिए उसको। और अब इसी में लगेगा एक ट्रिगोनोमेट्री का फंडा जिसको बोलते हैं साइन रूल। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन बताते हैं, 100 कॉन्सेप्ट बनेगा इससे। ए है, बी है और सी है। अब इसी का ट्रायंगल का एक होता है सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर।
सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर इस ट्रायंगल का जो भी माने इसके ठीक सामने का मिडिल पॉइंट ले ले और इसको मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं मीडियन। उसी तरह इसका मीडियन सब एक जगह मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जब इससे मिलाएंगे ना तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 2:1 रहता है, नीचे में 2 रहता है, ऊपर में 1 रहता है। और ये ऑर्थो सेंटर, इसमें क्या होता है? तो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक तरह से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्या 10 सेकंड का तो काम है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? यहां से एल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहां से या यहां से भी ड्रॉ कीजिए। 2 काफी है, तीसरा करिए ना के लिए यहीं से जाएगा, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो ये पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर। कभी कोई पूछता है ऑर्थो सेंटर कैसे निकालिएगा? तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, दिमाग लगाइए कि कैसे निकलेगा। सब अगर हम स्पून फीडिंग जैसे जानवरों को खिलाया जाता है वैसा फीड करेंगे, कोई फायदा नहीं। आप अपने दिमाग दौड़ाइए। आपका काम क्या करते हैं? भगवान ने ब्रेन दिया, मतलब माइंड भी दिया, माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, आप उसका यूज ही नहीं करते, बस वहीं पर फेल हो। ओके, कोशिश करो, दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और सारा स्ट्रेट लाइन का फंडा निकालिए। इसके बाद आएगा इन सेंटर। अब इन सेंटर एक सर्कम सेंटर, पता लगाइए इन सेंटर किसको बोलते हैं, सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं। अब फिर इसी तरह कंसेप्ट का सारा क्वेश्चन बनाए, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है हमेशा। अब आइए कि साइन रूल है क्या? तो साइन रूल का मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, कैसा भी ट्रायंगल। 7th क्लास में था कि पॉलीगन जब होता है प्लेन में, तो अगर 3 साइड से क्लोज फिगर है तो ट्रायंगल बन गया, अगर 4 साइड से है तो क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारा टाइप्स होता है। एक टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल में, समझिए ट्रापेजियम, एक होता है नॉन ट्रापेजियम। फिर उस ट्रापेजियम का स्पेशल केस में पैरेललोग्राम। फिर उसी से आएगा बहुत सा चीज़, जैसे हम रैंडमली बोल दे रहे हैं, उसमें आएगा रोम्बस आता है, फिर उसका स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। 8th क्लास का फंडा है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा से असाइन कीजिए, रिलेट कीजिए। पूरा जानबूझकर ऑर्गेनाइज में नहीं बता रहा है, मतलब ये अगर क्या 8th क्लास का सर बताते हैं, सिर्फ बताने का ना, केजी नर्सरी से बताना चाहिए, तब जाके आपका लेवल और अच्छा हो। तो चलो, साइन रूल क्या होता है? यहाँ पर सीधा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ABC 3 होता है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो क्या होता है, जो भी साइड है, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी, इन तीनों साइड का जो भी लेंथ होगा वो प्रोपोर्शन होता है इस एंगल का साइन। साइन है यहां पर, इस एंगल का साइन, साइन भी इस एंगल का साइन, इसी को बोलते हैं साइन रूल। तो साइन रूल, इसका कोशिश कीजिए प्रूफ, और ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू पहला लीजिए एंगल, तब वो एंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो तीनों टाइप के ट्रायंगल में इसका प्रूफ दिखाइए, ये नहीं कि एक बना दिया प्रूफ हो गया। और एक और होता है अकॉर्डिंग टू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। उसमें मत बताइए, अकॉर्डिंग टू साइड वाला में, अकॉर्डिंग टू एंगल वाला में प्रूफ कीजिए। और ये आंसर्स को हमेशा बनाने के समय में ज़्यादातर क्वेश्चन से लोगों को देखोगे बनाने के लिए के लिखा जाता है, और ए वाला इसके बराबर है तो आ जाएगा ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, और सी बराबर के साइन सी। और अगर कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, सब मल्टीपल, सारा कंडीशनल क्लियर है, तो साइड जहां जहां दिखाई दे ये सब में चेंज कर दीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब कोई भी बुक उठाइएगा, एक स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा कोई भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100 लिखिएगा, मतलब एक फंडा से 100 क्वेश्चंस।
ओके। और दूसरा तरीका यहाँ पर 2r लिखा जाता है। 2r क्या है? सर्कम सर्किल, मतलब इसके वर्टेक्स से होते हुए एक ट्रायंगल जो फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्किल। अब ये सर्कम सर्किल होता क्या है, सर्कम सेंटर है क्या, थोड़ा पता लगाइए, वो हम अभी नहीं बताएंगे, किसी और क्लास में बताएंगे अच्छा से। और अब इसके बाद यहाँ भी यूज कर देंगे यही कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के बाद यहाँ पर यूज हो जाएगा, कोई भी ले ले साइड 1 2 3, तो इसका नाम तो है OB, इसका नाम मान लीजिए C लिख दिए, ये OC है। तो जो मन करे लिखे, तो हम लिख देते हैं मान लीजिए इसके बाद का स्टेप यहाँ पर पहला लिख देते हैं मान लीजिए थीटा वाला लिखते हैं, तो साइन थीटा आएगा, थीटा खत्म। अब लिखेंगे ए वाला अल्फा माइनस थीटा, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, रेडियन में सब। अब क्या है, अपोजिट साइड बैठाते हैं ऊपर में, जैसे देखिए यहाँ पर साइन ए, एंगल ए लिखिए तो इसका अपोजिट साइड ये बैठाए हैं, देखिए यहाँ पर। बी में भी देखिए एंगल बी लिख रहे हैं, तो इसका ठीक सामने वाला साइड बैठाए हैं। और एंगल सी लिख रहे हैं, ए वाला थर्ड एंगल है एंगल सी, तो अपोजिट वाला साइड सी लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होइए, तो साइन थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग में होगा ये लेंथ BC, ये BC लेंथ कितना है, क्यू के बराबर है, यहाँ क्यू हो गया। और साइन अल्फा माइनस थीटा, तो अल्फा माइनस थीटा के सामने P हो गया, ये P हो गया। तो क्यों नहीं, थोड़ा अच्छा लगे, इसको उठा के पहले लिख दीजिए। यहां से हटा दें, क्योंकि मैंने तो रैंडमली लिखा ना। और तीसरा एंगल था साइन पाई माइनस अल्फा, तो इसके सामने में साइड है रिजल्टेंट R, बराबर में K और 2R का हमको जरूरत नहीं है। क्या देखिए इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा साइन 180 थीटा साइन अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा P साइन अल्फा माइनस थीटा Q साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा R साइन अल्फा। तो अब देखो P मालूम है, Q मालूम है, राइट मार दिए, गिवन Q गिवन, अल्फा गिवन, ये सब गिवन है। तो जो गिवन है ना उसको मतलब सर्किल मार रहे हैं, ये गिवन है, ए वाला भी गिवन है, और अल्फा भी गिवन है, मतलब ए वाला भी गिवन है। तो कौन नहीं मालूम है, क्या क्या नहीं मालूम है, तो R नहीं मालूम है, और क्या नहीं मालूम है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, थीटा नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। इक्वेशन कितना है, एक साथ लिखे हैं, 1 है 2 है 3 है, तो आप इसमें अपने खुद दिमाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, होमवर्क। हम चलिए लाइन लिख देते हैं, अब 1 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट टू एक्सप्रेशन, टेकिंग कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं काम जो ले रहे हो वही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो आपस में, ठीक है। 1 है 2 है 3 है, फर्स्ट है इसको समझिए फर्स्ट, समझिए सेकेंड, एक होगा 1 2 लेंगे, दूसरा होगा 2 3 लेंगे, तीसरा होगा 1 3 लेंगे। तो ये 3 बार जो सोच रहे हैं उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन सोचिए, 2 इक्वेशन बनेगा, तीसरा लेने का जरूरत नहीं है,
क्योंकि वही दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो तीसरा आएगा तो यही आंसर दिखेगा। तो इसमें से कोई भी दो लेना है, या तो 1 2 साथ में एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन 2 3 लीजिए, नहीं तो 1 3 लीजिए, और दो इक्वेशन, दो अननोन आर और थीटा, आप योगासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए, बाई हुक और बाई क्रोक, आंसर तो निकलेगा ही। तो घर में उसको ट्राई करोगे। हम उसमें देखते हैं कि कौन दो ठो लेना है, तो एक तो चॉइस देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालना होगा आर, तो आर निकालना होगा तो हमको तो थीटा चाहिए, या पी क्यू अल्फा चाहिए, तब बन जाएगा। तो पी तो दिया, वो अल्फा दिया है ना। तो अब उसको ट्राई कीजिए। अब हम अपना उचित नहीं समझते हैं कि यहाँ पर बता ही नहीं कि क्या क्या सोचना है, लेकिन पहला सोचना है 1 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सोचना है 2 3, और तीसरा ऑप्शन सोचना है 1 3, और ये तीनों में से एनी 2, और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दे दे रहे हैं होमवर्क, आपने बनाइए। और क्या आंसर आएगा? यही आंसर आएगा 1, और दूसरा आंसर आएगा 1। तो अपने थोड़ा करिए, तब ज़्यादा अच्छा है। और हमको पता है कि जरूर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो किसी और वीडियो में यही आंसर्स को हम बना के दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। तो यही हो गया। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए जेई मेन का 2022 का, या जेई एडवांस दे रहे हैं 2022 का, और एक हम अभी चला रहे थे कॉन्सेप्ट विथ एप्लीकेशंस। ये चल रहा है, तो आज खाली कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसी को सोच लीजिए कि ये एप्लीकेशंस भी है। क्यों एप्लीकेशंस भी है? जनरल फॉर्म में निकाल रहे हैं एप्लीकेशंस। पी पी है, क्यू क्यू है, अल्फा अल्फा है, तब हमको ये निकालना है। और जब एप्लीकेशन में आता है तो रहता है पी का आंसर 50 है, क्यू का आंसर 30 है, अल्फा का आंसर 30 डिग्री है, आर और थीटा निकालिए, तो वो हो गया एप्लीकेशन। और कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब पी को पी माना, क्यू को क्यू माना, अल्फा को अल्फा माना, और एक मतलब जनरल वे में आपने सॉल्व किया, जैसे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, या ट्रिगो का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या उसी टाइप से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करते हैं। तो जनरल वे में सॉल्व कीजिए, और लास्ट में कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना हो या केमिस्ट्री का बनाना हो, तब हर स्टेप में कैलकुलेशन मत कीजिए। लास्ट स्टेप में जो आया जनरल वे में सोच करके एक बार वैल्यू पुट कीजिए, अलजेब्रा के फॉर्म में निकालिए, तब सॉल्व कीजिए। ऐसे करने से क्या होगा ना, हर स्टेप जब बनाते जाइएगा तो यूनिट डायमेंशन से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। या 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, कभी कभी आंसर से क्वेश्चन निकालिए, या यूनिट डायमेंशन लगा के निकाल दीजिए, या आइडेंटिटी का यूज करके बनाइए। बहुत सा तरीका है, तो सब तरीका प्रैक्टिस कराने होंगे। तो आज मैं वीडियो को इतने में ही विराम दे रहा हूँ, और एक सोच को डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पूरा डिटेल में आंसर स्पून फीडिंग ना दे करके, मतलब उसको बीच में छोड़ दिया जाए, जिससे कि बच्चा अपने खुद बनाए। जैसे क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि अरे चलो तुमको तैरना सिखाते हैं, तो हाँ भाई जरूर तैरना सीख जाओगे। कैसे? कभी आओ मेरे पास तो हम बताएंगे कैसे तैरना सीखोगे। चलोगे किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, पहुंचोगे वहाँ पर नदी के पार, तालाब के पार, और जो भी हमारे चेले और लोग होंगे पुराने वाले, बोलेंगे इसको तैरना सीखना है, इसको पानी में उठा कर फेंक दो। अपने वो हाथ पैर मारेगा और सीख जाएगा।
आप देखते हो कितने भी मैकेनिक लोग हैं जो ऑटो पार्ट्स गाड़ी का काम करते हैं या इसी टाइप का कितना काम करते हैं, वो कहाँ बेचारा नहीं भी पढ़ा लिखा रहता है, तो उसको माने प्रैक्टिस करते करते शुरू में तो वो नट बल्टू बोलता है, शुरू में तो वो छोटे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाता है, तब उसका जो मालिक होता है डांटते फटकारते रहते, यार तुमको कुछ नहीं आता, एक तो नट भी नहीं खोल सकते हो। लेकिन वही 6 महीने के बाद जाइए तो वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है गाड़ी रख दीजिए, और मान लीजिए आप उसको दिन में 9 बजे गाड़ी दिए, अपना कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, उसे पूछ लीजिए कि कितना टाइम में हम आए, तो बोलेगा 6 बजे 7 बजे पहले ना गाड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको भरोसा नहीं है, लेकिन उसको भरोसा कि हम काम कर लेंगे। और 7 बजे जाइएगा, उसके पहले अगर गलती से झांकने के लिए भी चले गए 6:30 में, पता चलेगा तो बना बना के बैठा हुआ है, मजा मार रहा है, तो फिर बोले अरे आप मेरा काम किए नहीं। बोले सर आपका गाड़ी काम कर दिए हैं, आपका टाइम 7:30 बजे ना आपको टाइम देते हैं, हम बना के बैठे हैं अपना गप मार रहे हैं, तो हम गाड़ी को भी ले जाए 6:30 में, आराम से ले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बिल कितना हुआ भाई? 5,200। अरे भाई थोड़ा कंसेशन कर दो, 200 कंसेशन किया, 5,000 रुपये दिए, तब तो कुछ नहीं पड़ा, कमा रहा है पैसा। क्यों? उसके पास भी PhD डिग्री है, उसके पास हुनर है, इसीलिए वो कमा रहा है। तो जब तक देखिए आप संसार में कर्म नहीं कीजिएगा, कुछ हुनर नहीं रखिएगा, कुछ क्वालिटी नहीं रखिएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे ही फालतू का डिग्री ले लिए, MSc का, इंजीनियरिंग का या M.Tech का, PhD का, पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं, 1000 तो लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी में जा रहा है, कोई आदमी पूछता है अरे भाई ये वाला जो है स्क्रू गेज है ना, बड़ा बड़ा स्क्रू गेज रहता है ना, लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, पता चलेगा, अरे यार ये तो याद नहीं है, भूल गया। तो क्या करेगा वो जो वर्कर होगा, आपके सामने में भले कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाहर में जाएगा ना कैंटीन में, बोलेगा कैसा इंजीनियर है, इसको तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालने नहीं आता है, तो आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। बात समझिए, खाली थ्योरी जाने से नहीं होगा, एप्लीकेशन में जानिए। अब भयानक जेई और JEE एडवांस में पास करने के लिए थ्योरी भी खतरनाक चाहिए, एप्लीकेशन भी खतरनाक चाहिए, और स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, तब वो रिजल्ट आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सी यू अगेन, बाय।